नमस्कार। अतेज द्विवेदी। मित्रों, इस समय पूरे देश भर में जो माहौल बना हुआ है गीतों के प्रति, राष्ट्रगीतों के प्रति और हमारी स्वाधीनता संग्राम की उदात्त भावनाओं के प्रति, इसे लेकर के हमारी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 10 घंटे का समय दिया गया था राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा के लिए। चर्चा हो गई। इस चर्चा में क्या कुछ निकला, आरोप प्रत्यारोप के अलावा ऐसा कुछ विशेष निकल करके नहीं आया जिसे अपनी थाती समझ करके, सजो करके यहाँ का नागरिक अपनी पुस्तकालय में, अपनी लाइब्रेरी में उसे कैद कर सके, उसे सजो सके, संवार सके। कुछ भी पिछले 2 एपिसोड मैंने वंदे मातरम पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए। लबोलुबाब एक ही रहा कि ये आयोजन किया ही क्यों गया। हमारे श्रद्धेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके कृत्यों, उनकी रचनाओं, उनका माखौल उड़ाने के लिए, चाहे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हों या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर हों। ऐसे जाने कितने रचनाकार थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी लेखनी के बूते अपना योगदान दिया और वो गीत अमर हो गए। आज विवाद वंदे मातरम पर उठाया जा रहा है। एक वक्त था जब हमारे राष्ट्रगान को लेकर के भी तमाम सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं पूरे देश भर में, मुल्क में। हमारा राष्ट्रगान जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब ने पंक्तिबद्ध किया था, और किस तरह से, किन विचारों में, किन हालातों से गुजर करके उस स्वप्निल रचना को उन्होंने अंजाम दिया, उस पर भी विवाद उठा था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने राष्ट्रगान जन गण मन की। दरअसल एक पत्रिका है, पत्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था। ये पत्रिका काशी पत्रकार संघ की है। वो काशी पत्रकार संघ जिसका आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहु विष्णुराव पराड़कर, गर्दे जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी, ऐसे जाने कितने पत्रकार, साहित्यकार, रचनाकार, कवि, सभी इस काशी पत्रकार संघ के सदस्य रहे। उस काशी पत्रकार संघ की इस पत्रिका पत्रकार में आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद के उपलक्ष्य में एक
साक्षात्कार मेरे द्वारा जो लिया गया था, काशी की महान विभूति, कथाकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार स्वर्गीय विश्वनाथ मुखर्जी। स्वर्गीय विश्वनाथ मुखर्जी से जनगण मन के बारे में उस समय मैंने एक साक्षात्कार लिया था और उस साक्षात्कार को स्वतंत्रता की स्वर्णिम जयंती अंक में 1998 में ये लेख प्रकाशित हुआ था। हमारा साक्षात्कार जिसका शीर्षक था रवि बाबू का देश प्रेम। आज हम इसी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको काशी और स्वर्गीय विश्वनाथ मुखर्जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। काशी जितनी महान नगरी है उतने ही महान यहाँ के कलाकार। जिस नगरी के शहंशाह भगवान शिव अर्थात बाबा विश्वनाथ स्वयं नटराज हो, उस नगरी में कलाकार और कला पारखी की बहुलता कैसे भला न हो। बनारस का लगड़ा पूरे देश में ही नहीं अपितु समूची दुनिया में विख्यात है। ठीक वैसे ही बनारस का हर कलाकार अपने बीच में, अपने क्षेत्र में विख्यात है। बनारस में अगर कलाकारों की मर्दमोशारी की जाए तो पता चलेगा कि हर 10 व्यक्ति के पीछे कोई न कोई एक संगीतज्ञ, एक आलोचक, कवि, संपादक, कथाकार, मूर्तिकार, उपन्यासकार, नाट्यकार और नृत्यकार अवश्य मिलेगा। पत्रकारों की तो बात ही क्या है, बेशुमार पत्रकार मिल जाएंगे। तात्पर्य ये कि काशी वाले कोई न कोई कार से जरूर जुड़े हैं। यहां बेकार भी अपनी मस्ती की दुनिया का शासक सरकार है। काशी ऐसे ही नहीं, ऐसी नगरी है जिसके हर गली कूचे में कितने महान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बिखरे पड़े हैं। सब एक से एक दिग्गज और विद्वान। उन्हीं में से एक हैं स्वर्गीय विश्वनाथ मुखर्जी। विश्वनाथ मुखर्जी जी का जन्म 23 जनवरी 1924 को काशी में हुआ। विश्वनाथ जी काशी की मिट्टी में ही पले बढ़े। हालांकि बंगाली परिवार में जन्म लिया, बावजूद इसके वो खांटी बनारसी रहे। शक्ल सूरत, पहनावा और बोली से उनके भोजपुरी क्षेत्र के ही होने का भ्रम अक्सर लोगों को हुआ करता था। 1942 में उन्होंने बतौर कथाकार हिंदी साहित्य जगत में कदम रखा और हास्य व्यंग लेखन के साथ ही पत्रकार के रूप में विख्यात हुए। वे अजगर, तरंग, बनारस आपका स्वास्थ्य के सह संपादक भी रहे। बनारस पर उनकी जो रचना है वो कालजयी रचना है विश्वनाथ मुखर्जी जी की। लगभग दर्जन भर पुस्तकों के रचयिता मुखर्जी दादा को उनकी कृति काशी अतीत और वर्तमान के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित व पुरस्कृत भी किया। अत्यंत सामाजिक होने के चलते वो वेतन का हिस्सा मित्रों की तीमारदारी, दूसरों की मुसीबत और स्वयं के कृत्यों पर खर्च करते थे। इसी अपनी प्रकृति पर वो कहते हैं, तू भी अम ना सेह किसी पर जान दे, तू भी ऐ ना सेह किसी पर जान दे, हाथ ला उस्ताद कहो कैसी रही। ये छोटा सा एक संक्षिप्त सा इतिहास विश्वनाथ मुखर्जी दादा के प्रति है।
और अब मैं शुरू करता हूं। उन्होंने जो जन गण मन पर मुझसे जो वार्ता की थी उसका अंश आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं, मुखर्जी साहब कहते हैं कि क्या विडंबना है कि सिख से नक तक पूरी तरह राष्ट्रभक्त एक कवि की रचना, जिसे मातृभूमि की प्रशंसा में लिखा गया है, दूषित मानसिकता के लोगों ने व्यक्ति विशेष की प्रशस्ति में लिखा गीत करार दिया। समाज में फैली यह भ्रांति दोषपूर्ण है कि जनरल जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था यह गीत। यह काम तो जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए ही किया गया। ये विश्वनाथ मुखर्जी दादा बोलते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। वो कहते हैं कि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का परिवार ब्रह्म समाजी था। सन 1857 के बाद भारतीय जनमानस बिल्कुल टूट चुका था। तब 1867 में हिंदू मेला के माध्यम से ठाकुर परिवार ने जनता में नव चेतना जागृत करने की शुरुआत की। सन 1868 में रविन्द्रनाथ के अग्रज सत्येंद्र ठाकुर ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत लिखा। मिले सब भारत संतान, एक तन मन प्राण, गाओ भारतेर यशगान। मुखर्जी दादा बताते हैं कि कालांतर में स्वदेशी आंदोलन में यह गीत राष्ट्रीय गीत हो गया। स्वयं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वस्तुतः इस गीत को मार्च गीत के तर्ज पर लिखा गया था। यह वंदे मातरम से भी ज्यादा प्रचलित हुआ। सन 1901 में के कांग्रेस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी की उपस्थिति में दक्षिणारंजन सेन ने वंदे मातरम गीत गाया। यहीं सरला देवी चौधुरानी ने एक अन्य गीत गाया था। बंग बिहार उत्कल मांद्राजा मराठा, गुर्जर पंजाब राजपुतान, सिंधु पारसी जैन सिख ईसाई मुसलमान, गाओ सकल कंठे सकल भावे नमो हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, नमो हिंदुस्तान। अब आप सोच सकते हैं कि ये 1901 में ये गीत गाया जा रहा है कांग्रेस के अधिवेशन में। तब भारत की विविधता में एकता का प्रमाण उनके राज्यों का जो उल्लेख हो रहा है, बंग है, बिहार है, उत्कल है, मांद्राजा मराठा, गुर्जर पंजाब राजपुतान, सिंधु पारसी जैन ईसाई सिख मुसलमान, सबका जिक्र है। और आज हम कहां पहुंच गए हैं? इतनी नफरत। हालांकि ये आज कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि ये माहौल तब का है जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। 19वीं सदी का मामला है, 1901। और आज 2025 में हम वंदे मातरम को लेकर के, अपने राष्ट्रगीत को लेकर के आपस में भिड़ रहे हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कोई कर रहा है तो दूसरा कोई किसी और पर आक्षेप लगा रहा है। दरअसल दादा बताते हैं कि बंग बिहार उत्कल मांद्राजा मराठा गुर्जर पंजाब राजपुतान सिंधु पारसी जैन ईसाई सिख मुसलमान, गाओ सकल कंठे सकल भावे नमो हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, नमो हिंदुस्तान। यही वो महान गीत है जिसका रवि बाबू पर प्रभाव पड़ा और 1911 में उन्होंने जन गण गीत की रचना की।
इसी वर्ष रवि बाबू ने बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। ठाकुर परिवार के सहयोग से रवि बाबू के घर में एक क्रांतिकारी गुप्त समिति की स्थापना हुई, जिसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया। भारत में सशस्त्र आंदोलन इसी समिति के माध्यम से शुरू हुआ। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के कारण संपूर्ण बंगाल विचलित हो उठा था। तब रवि बाबू ने एक गीत की रचना की और उसे गाया। वह गीत इस प्रकार है: बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य होक पुण्य होक पुण्य होक हे भगवान। 1911 में दिसंबर के महीने में एक सुनहले प्रभात में कवि पूर्व दिशा के आकाश पर फैले बादलों को निहार रहे थे। एक के बाद एक बादलों का टुकड़ा नजरों से होकर गुजर रहा था और प्रभात का सूरज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। बाग में चारों ओर बेला गुलाब के फूल महक रहे थे। बरबस ही कवि का मन मुग्ध हो उठा। जमीन और आसमान के इस संधि बेला पर प्रकृति की शोभा को देखने में वह तल्लीन हो गए। अपने खोएपन के माहौल में ही उन्हें भारत भूमि का ध्यान आया। हिमालय से कन्याकुमारी तक के भूभाग का अक्ष उनके नयनों में तैर गया। मानसरोवर, कैलाश, केदार, बद्रीनाथ, गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग, ब्रह्मपुत्र, विंध्याचल, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पुरी, पंचवटी, रामेश्वर आदि मातृभूमि का एक एक अंग अपनी सुंदरता, पवित्रता और महिमा लिए उनके सामने आए। मातृभूमि का यह चित्र उन्हें भा गया। कितनी महिमामय है मेरी जननी। उन्होंने इस विशाल देश को नमन किया और उसकी जय जयकार करते हुए लिखा: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। जन गण मन मंगलदायक जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदारवाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्टानी, पूरब पश्चिम आते तव सिंहासन पासे प्रेम हार है गाथा। जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, हे चिर सारथी तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तव शंख ध्वनि बाजे संकट दुख माता। जन गण मन परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। घोर तिमिर घन निविड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे, जागृत छिल तव मंगल अविचल नत नयने अनिमेरे, दुख स्वप्ने आतंके रक्षा करिले, हमदी तुमी माता। जनगण दुख नायक जय हे जय हे जय हे जय हे। रात्रि प्रभातिल उदिल रवि छवि, पूर्व उदय गिरि भाले गाहे, विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस छाले, तव करुणा रूप रागे निद्रित भारत जाडो, तव चरणे नत माथा। जय हे जय राजेश्वर भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। ये पूरा राष्ट्रगान में ये पूरा जनगण मन गीत है, जिसका एक अंश राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इस बात का उल्लेख पूरी कविता को नहीं सुनाया, पूरी गीत को नहीं सुनाया, लेकिन लोकसभा में बहस के दौरान
कांग्रेस नेत्री वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इसका उल्लेख किया था कि हमारा राष्ट्रगान भी राष्ट्रगीत की तरह ही उसका कुछ अंश के रूप में स्वीकार किया गया है मूल गीत के। तो क्या फिर से वो विवाद उठेगा? उठा भी सकते हैं लोग। उस विवाद की चर्चा मैं अब करता हूं। यह कविता दिसंबर के प्रारंभ में लिखी गई और जनवरी 1912 के अंक में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के संपादक स्वयं रविंद्रनाथ थे। इसी माह महर्षि भवन में आयोजित माधोत्सव में रवि बाबू के निर्देशन में इस ब्रह्म गीत संगीत का गायन हुआ, जिसमें विश्व पिता की जय ध्वनि करते हुए जन गण मन में थोड़ा परिवर्तन किया गया और जय 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 हे जय विश्वेश्वर मानव भाग्य विधाता कहा गया। अर्थात राजेश्वर के स्थान पर विश्वेश्वर और भारत भाग्य विधाता की जगह मानव भाग्य विधाता कहा गया। श्री मुखर्जी बताते हैं कि यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 26 से 28 दिसंबर तक कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रथम दिन वंदे मातरम, दूसरे दिन जनगण मन और तीसरे दिन सरला देवी के गीत गाह आज हिंदुस्तान का गायन हुआ। गाह आज हिंदुस्तान, इसका गायन हुआ। वो बताते हैं कि एक और महत्वपूर्ण घटना को भी स्मरण रखना होगा कि 1905 के बंग भंग आंदोलन के बारे में महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि बनकर भारत आए जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार में घोषणा जॉर्ज पंचम को 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार में घोषणा करनी थी, बंगाल का बंटवारा नहीं होगा। कांग्रेस पर उन दिनों नरम दल का प्रभाव था। जॉर्ज पंचम की घोषणा से बंगाल की जनता खुशी खुशी झूम उठी। उसी वक्त रवि बाबू के जामाता आशुतोष चौधरी रवि बाबू के पास बड़े उत्साह से आए और उनसे आग्रह किया कि वह जॉर्ज पंचम के लिए प्रशस्ति लिख दे। सुनिए, रवि बाबू के पास उसी वक्त रवि बाबू के जामाता यानी कि दामाद आशुतोष चौधरी रवि बाबू के पास बड़े उत्साह से आए और उनसे आग्रह किया कि वह जॉर्ज पंचम के लिए प्रशस्ति लिख दें। श्री चौधरी ब्रिटिश हुकूमत में आला अफसर थे। रवि बाबू ने नाराज होकर उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1913 में रवि बाबू को सर की उपाधि दी गई, परंतु 1918 में जालियांवाला कांड के बाद उन्होंने यह उपाधि त्याग दी। ऐसा करने वाले रवि बाबू भारत के प्रथम व्यक्ति थे। 1916 में अपने पुत्र रविंद्रनाथ के नाम एक पत्र में रवि बाबू ने लिखा कि हम लोगों को वंदे मातरम मंत्र बंगाल प्रांत की वंदना का मंत्र नहीं है, यह विश्व माता की वंदना। यदि इस वंदना का उच्चारण करें तो आगामी भावी युग में एक एक कर संपूर्ण देश में ध्वनित हो जाएगा। वंदे मातरम के बारे में रवि बाबू का यह कहना है। 31 अगस्त 1927 को जावा से एक पत्र उन्होंने लिखा, कई वर्ष पूर्व मैंने भारत विधाता की स्तुति की थी। इसमें भारत के सभी प्रदेशों के नाम हैं, विंध्य, हिमाचल, गंगा, यमुना आदि के नाम हैं। मेरे विचार से भारत के सभी पर्वत समुद्रों के नामों का संयोजन कर इसे राष्ट्रीय गीत रूप दूं, ताकि देशात्म ज्ञान जन जन में हो। 1937 में ब्रिटिश सरकार के स्वायत्त शासन के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया। अब प्रश्न उठा कि शासन के लिए एक राष्ट्रगीत भी होना चाहिए। क्योंकि शासन में मुस्लिम लीग भी भागीदार थी, अतः उन्होंने वंदे मातरम गीत का जोरदार विरोध किया और कहा कि इस गीत में बुत परस्ती की झलक है। तब यह तय हुआ कि गीत के प्रथमांश को लिया जाए। इस पर रविंद्रनाथ की राय जानने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक पत्र लिखा। रवि बाबू ने स्वीकार किया
कि संपूर्ण गीत से असंतुष्ट हो सकते हैं, अतः गीत का प्रथमांश से ही राष्ट्रगीत के लायक है। इस बात की सूचना रविंद्र विरोधियों को मिली तो बंगाल में तूफान उठ गया और पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार नहीं किया। फलतः रविंद्रनाथ के उस गीत को स्वीकारा गया जिसके बारे में हीन प्रवृत्ति वालों ने भयंकर दुष्प्रचार किया। ये स्वर्गीय श्री विश्वनाथ मुखर्जी बताते हैं। 1938 में बंकिम जन्म शताब्दी मनाने का आयोजन किया जा रहा था। मुस्लिम लीग की हठवादिता से देश की अधिकांश जनता रोष की अग्नि में जलती रही। ऐसे मौके पर वंदे मातरम का खंडित होना या उसके सिंहासन पर जन गण मन का बैठना उग्रवादियों को पसंद नहीं आया। फलस्वरूप यह दुष्प्रचार किया गया कि रवि बाबू ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें कमला दुर्गा नाम पसंद नहीं। फिर इस गीत को राष्ट्रगीत क्यों माने जिसे जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था। भारत विधाता सवाल उठने लगे कि भारत विधाता कौन है? ब्रिटिश सरकार? चिर सारथी कौन है? ब्रिटिश सरकार? राजेश्वर कौन है? पंचम जॉर्ज? यहां तक कि मोहमयी माता को रानी विक्टोरिया मान लिया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले थे। उन्होंने इस संकट की स्थिति में रवि बाबू और प्रवासी के संपादक रामानंद चटर्जी को पत्र लिखकर पंडित नेहरू को अपना सुझाव देने को कहा। इस कुप्रचार से क्षुब्ध होकर रवि बाबू ने समाचार पत्रों में बयान जारी किया। वो कहते हैं, ये बयान था, जो लोग मुझे इतना बड़ा मूर्ख समझते हैं कि मैं जॉर्ज चतुर्थ या पंचम की युग युग धावित यात्री के चिर सारथी के रूप में स्तुति करूंगा। यदि मैं उन लोगों की चिंता करूं तो मेरा अपमान होगा। जो लोग आज भी यह मानते हैं कि 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए यह गीत लिखा गया, वे द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंपीरियल विजिट टू इंडिया नामक सरकारी पुस्तक देख लें, जिसमें दिल्ली अभिषेक के बारे में पूरा विस्तृत विवरण है, परंतु उनके स्वागत के अवसर पर गाए गए किसी गीत का जिक्र नहीं है और ना ही किसी तत्कालीन पत्र पत्रिका में इसका उल्लेख मिलता है। श्री मुखर्जी कहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध में जिस प्रकार जनरल गोबलस कुप्रचार करता रहा, ठीक उसी प्रकार कुछ भारतीय गोबलसों ने रवि बाबू जैसे महान कवि के जनगण मन को कलंकित किया और आज भी करते चले जा रहे हैं। ये वस्तुस्थिति है जनगण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर के। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बावजूद इसके, जैसा कि वो बताते हैं कि द्वितीय महायुद्ध में जिस प्रकार जनरल गोबलस कुप्रचार करता रहा, ठीक उसी प्रकार भारतीय गोबलसों ने रवि बाबू जैसे महाकवि के जनगण मन को कलंकित किया। ये गोबलसों का दुष्प्रचार का क्रम आजादी के पहले भी जारी था और 2025 में भी बदस्तूर जारी है। हमें इन ग्लोबलसों से बच करके अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के साहित्य को, अपनी माटी को, अपनी प्रकृति को नमन करते रहना पड़ेगा, बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा कि ये भारत भूमि जो स्वर्ग से भी बड़ी महान है और इसकी जितनी भी रचनाएं हैं, खास तौर पर आजादी के
लड़ाई के दौरान की वो सभी कालजयी रचनाएं हैं। इन पर कभी कोई सवाल उठने ही नहीं देना चाहिए। इस शपथ के साथ मैं आपसे आज रक्षत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो उसे लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, उसे शेयर करें। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आज की सरकारी मीडिया में, गोदी मीडिया में नहीं मिलेंगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी, जय हिंद।